तो एनवायरनमेंट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। इसमें से यूजुअली आपके पास क्या आता है कि रीड द पिक्चर एंड एनालाइज, ठीक है, या फिर वही कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इसमें से आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उससे भी कम चांसेस है कि एमसीक्यू में आएगा। मैंने आपको बता दिया किस तरह का आएगा। इंटरप्रेट द फॉलोइंग पिक्चर, या व्हाट कैन यू इंटरप्रेट या इलैबोरेट वट एवर यू कैन सी, कि ये क्या चीज के बारे में बात करें, व्हाट इज द इशू बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पिक्चर, या फिर दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो बच्चा, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। जिसमें हमारे पास बायोटिक या एबॉयटिक हम पढ़ते हैं, हाँ या नहीं? तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? लैंड, एयर, वाटर, ह्यूमन, एनिमल्स, सारी चीजें। बिल्कुल। सो एनवायरमेंट तो ये हो गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? गुड। ओके, गुड, सेम पॉइंट है। मैं एक वर्ड सुनना चाह रही हूँ कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। यस, एग्जैक्टली। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है दैट फर्स्ट ऑब्वियसली दैट मेकिंग जुडिशियस यूज ऑफ द resources today, that means we should not harm the environment that much. And second is why? Because we want to preserve it for our future generations to come. Yes, हमारे बच्चे, उनके आगे बच्चों के लिए हमें क्या करना है? संभाल के रखना है अपना प्लैनेट। इसको ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सो बच्चे, इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, मतलब जो भी हमारे को प्लैनेट से आई है चीजें, ठीक है। ऑल दैट इज इनहेरिटेड बाय अस ऑन दिस प्लैनेट एंड द टोटल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, be it biodegradable, non biodegradable, abiotic, biotic components, everything, ठीक है। सो हर चीज को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो भी हमारे को इस प्लानिट ने दिए, अर्थ से जो भी हमने लिया है। तो वाटर, एयर, लैंड, ठीक है, अस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एक्स वाई जी, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, वो सारी क्या है? इन्वायरमेंट है, ठीक है। फिर बचे कंपोनेंट्स। बायोटिक, बायोटिक लाइक लिविंग, लिविंग, ठीक है, मतलब बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे जो लिविंग है एक्चुअल में, वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ए बायोटिक एज ए नेम सेंस, जो कि क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग हो जाएंगे, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, रॉक, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कितने कंपोनेंट्स हैं? दो हैं बचे, बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग। और नॉन लिविंग क्या हो जाएंगे? ए बायोटिक। Then what are the functions of environment? Number one, it supplies resources. हर तरह के renewable, non renewable। renewable का मतलब क्या होता है? Yes, very good. And what is non renewable? हाँ जी। ओके, रीयूज नहीं हो पाएंगे कि इन्वायरमेंट, हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे जो चीजें, मतलब इन्वायरमेंट अपने आप से दोबारा से यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो क्या हमारी नॉन रिन्यूएबल है, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, राइट। सो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर अवेलेबल इन कंटिन्यूस सप्लाई, लाइक ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज इन द ओशन, ठीक है। मतलब पेड़ काट दो, ठीक है, या उसमें से फल निकाल लो, ट्रंक पूरा नहीं, नीचे से रूट्स मत निकालोगे, ट्रंक काट दो या ब्रांच काट दो, तो क्या हो जाएगा? दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज फिशेस, फिशेस आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इन द ओशन, ठीक है। आप निकालोगे उसमें से और कुछ रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, तो दे आर रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल आर विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। निकाल लिया तो वो खत्म हो जाएगा। जितने भी मिनरल, ये ओर्स हैं, माइंस हैं, जितनी भी है, कोल है, पेट्रोलियम है, एक बार ही निकाल लिया तो दोबारा से अपने आप को नहीं लेके आएगा, वो खत्म हो रहा है, दे आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो नॉन रिन्यूएबल है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन, तो बेसिकली देखो, ऐसा नहीं है कि कोल जो है दोबारा से अपने आप, मतलब अर्थ जो है नेचुरली नहीं प्रोड्यूस करेगी, बट इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ पीरियड, लॉट ऑफ टाइम टू reproduce those things. Yes, तो मतलब जो अर्थ जो है, इट इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम टू reproduce और टू गेट बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है।
सो बच्चे इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द रेट ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब दोबारा से पैदा करना उस चीज को, अर्थ से निकलवाना या उसको पाना, राइट। तो रेट ऑफ रीजेनरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट एक्सट्रैक्ट सो ब्लाइंडली कि हम सब कुछ निकाल ही रहे हैं और खत्म हो जाए। तो कह रहे इतना होना चाहिए कि हम एक्सट्रैक्ट कम करें और अर्थ जो है जेनरेट ज्यादा करें। इसका नाम क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, ओनली कैरिंग, कब कह रहे हैं व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, जो रेट है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इट्स एक्सट्रैक्शन। सो व्हाट शुड बी मोर, रीजनरेशन शुड बी मोर। बच्चे उठ जाएंगे, समझ आ रही सबको, भाषा तो नॉर्मली बोल रहे हैं बच्चे, है ना। हाँ, तो रीजनरेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा, एक्सट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, कम। तो कह रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज अ रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, योर रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज टू देयर एक्सट्रैक्शन। मतलब अब मैं इसको लिखूंगी कैसे, कह रहे का मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ रीजनरेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। व्हाट शुड बी लेस and what should be more, regeneration, yes. सेकेंड क्या बचे, इट एसिमिलेट्स या अब्सॉर्ब्स वेस्ट, है ना। तो ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आ गया कि नहीं। प्लास्टिक्स वगैरह क्या अर्थ अपने आप से इजिली अब्सॉर्ब कर लेती है, नहीं, तभी कहते हैं कि बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। बट क्या क्या चीजों को प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, यस, क्योंकि वो क्या अर्थ इजिली अब्सॉर्ब कर लेगी, क्लियर। So, बच्चे, the ability of the environment to absorb degradation is called absorptive capacity. Now, यहाँ पे ऊपर हमने carrying capacity समझा, क्या है, rate of regeneration to rate of extraction. अब हमारी absorptive capacity क्या है, the capacity of the earth to absorb what, degradation. degrade का मतलब क्या होता है, जो environment से ले रहे हो वो दोबारा से जब environment में जा रहा है, ठीक है। तो क्या एनवायरमेंट उसको ले पा रही है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, नहीं ले पा रही है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ आया बच्चे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट बाय द एनवायरमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ जनरेशन। दैट मीन्स कि जितना हम वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, जितना गंद मचा रहे हैं वो कम हो, पर अर्थ जितना उसको ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है वो ज्यादा। कि जो भी हम अर्थ से निकाला ऊपर आ गया वो तो एक्सट्रैक्शन, हाँ या नहीं। अब दोबारा से अर्थ में तो फेंक रहे ना जितना भी गंद है, डंपिंग कहाँ होती है, अर्थ के ऊपर ही होती है, यस और नो। तो हम दोबारा से अर्थ में जब वो चीजें फेंक रहे हैं, हम लोग भी कहा जाते हैं अगेन मिट्टी के बने, ऐसे बोलते हैं, है ना, यस और नो। या कईयों के उसमें धर्मों में अंदर डालते भी हैं बीनीथ द दिसिंग अर्थ सरफेस, यस। तो क्रिश्चियन में या फिर मुस्लिम्स में, और हम लोगों को जलाते हैं जो भी है, राइट। तो अगेन वी आर गोइंग बैक टू द अर्थ ओनली, इट्स एलिमेंट्स। लाइकवाइज एनिमल्स मरते हैं वहीं पे ही, दोबारा से अगर सॉइल के अंदर चल जाते हैं, देखा है आपने, हाँ। ऐसे ही कीड़े मकोड़े मरते हैं, अगेन चल जाते हैं, यस और नो। तो हमारा तो ठीक है, बट जो हम गंद मचा रहे हैं, जैसे जो ऐसी चीजें जो कि दोबारा से अर्थ के अंदर अब्सॉर्ब करने में अर्थ को टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कैसा वेस्ट होना चाहिए कि वो दोबारा से अर्थ के अंदर आ जाए, ना कि ऐसा जो कि सालों साल ले और अब्सॉर्ब ही ना हो पाए, क्लियर। So again, it is important that the rate of assimilation of waste by the environment, assimilation means taking it, is more than the actual waste production. ठीक है, उठे हुए हैं सारे। दो चीजें पढ़ी, कैरिंग कैपेसिटी और अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रेट ऑफ रीजेनरेशन टू रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वेरी गुड। एंड व्हाट इज अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, वेरी गुड। तो इट इज व्हाट, योर रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट टू रेट ऑफ रीजेनरेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये जेनरेशन ऑफ वेस्ट, सॉरी। सो एनवायरमेंट कब ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में, जब हम ज्यादा एनवायरमेंट को ऐसा दे रहे हैं जो कि वो वेस्ट को ऑब्जॉर्ब कर पा रही है देन एक्चुअल जो वेस्ट हमारा हो रहा है, गंद मच रहा है, क्लियर। दो बातें समझ आ गई। नंबर 3, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। सो बच्चे,
Environment can perform its function only if it operates within carrying capacity and absorptive capacity. The life cycle is going to work only if we are considering these two things. अगर हम क्या कर रहे हैं, environment से extract ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और उसको reproduce करने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो बच्चे लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी. वेस्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो अगेन हमारे पे उल्टा आएगा, वो बीमार होंगे, मर जाएंगे, बीमारियां ज्यादा फैलेंगी अगेन, राइट. और अब्जॉर्प्टिव नहीं होने वाला. सो कह रहे हैं कि सस्टेन करने के लिए भी लाइफ को ये दोनों चीजें इन्वायरमेंट पे जरूरी है कि अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी ज्यादा हो, कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो. ठीक है बच्चे. लास्ट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरिटी. ठीक है, सीनियर ये जो सीनरी आप देख रहे हो, फ्रेश एयर है, ठीक है, सनलाइट है, ये सारी भी चीजें कहां से आ रही है, अगेन इन्वायरमेंट से आ रही है. जो ब्यूटी आ रही है ये भी तो है ना. अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है. ठीक है, जब हम अर्थ को जो उसके बेसिक फंक्शंस अच्छे से नहीं हम दे पा रहे, मतलब वो उसकी वजह से अर्थ अपने बेसिक फंक्शंस या एनवायरनमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही. मतलब क्यों? अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी हमने कम कर दी हमने, और कैरिंग कैपेसिटी भी अर्थ की कम कर दी है. ठीक है, तो वो क्या हो रही है, इन्वायरमेंट खराब हो रही है. अभी क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए, क्लाइमेट चेंज है. हर कोई देख रहा है. यस और नो, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, छोटे होते बहुत छोटे होते ठंड काफी जल्दी आ जाती थी, या गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती थी. इस टाइम तक तो एसी में ठंड लगती थी, राइट. ऑलमोस्ट अक्टूबर है, और अब के टाइम में कोई बैठ सकता है बिना पंखे एसी के? नहीं. वाई? बिकॉज इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है. कह रहे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सुने हैं ऐसी बातें. अभी फ्लड्स क्यों आ रहे हैं इतनी ज्यादा? क्योंकि गर्मी पड़ रही है, बर्फ ही नहीं पड़ रही, पानी, एक तो बारिश इतनी आ रही है, होल्ड कैपेसिटी कुछ कर ही नहीं पा रहे ऑलरेडी. उस टाइम पे गर्मी के टाइम पे जितने ग्लेशियर्स ऊपर के भी सारे, हमारे हिमालयस में भी सारे के सारे पिघले हैं. ठीक है ना, पानी जो, सॉरी, बर्फ जो भी पिघली है. तो अब वो क्या है, इतनी ज्यादा फ्लड, इतनी बारिश हो रही है कि वाटर इतना खड़ा हो गया. इट इज एक्टिंग अगेंस्ट अस ओनली. वाई? बिकॉज हम, हमारी ह्यूमन की ही एक्टिविटीज गलत है जो नेचुरल कैलामिटीज के फॉर्म में आती है, राइट. तो ये CFCs जो हम इतने ज्यादा अभी भी, वी स्टिल यूजिंग एसी, इवन ऑब्वियसली इवन आई एम. माइक्रोवेव हर कोई घर में यूज कर रहा है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास और कौन सी ऐसी चीजें, माइक्रोवेव हो गया, एसी हो गए अपना और क्या होता है CFCs, और किस चीज से आएंगे, रेफ्रिजरेटर. यस, दिमाग में ना, रेफ्रिजरेटर, राइट. सबके घर में ये तीन चीजें हैं और चलती हैं हर रोज. बिल्कुल. तो ये CFC हम हर रोज जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. ठीक है, विच इज कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज, विच इज नॉट गुड, राइट. सो ये क्या है, ये भी एनवायरमेंट क्राइसिस है. Ionic crisis. Yes. So it refers to the situation when the environment is not able to perform its third and vital function of sustaining life. It occurs when the environment is forced to operate beyond its carrying capacity and absorptive capacity. जब हम क्या करें, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करें जो कि ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा, एसिमुलेट नहीं हो पा रहा, और हम एक्सट्रैक्ट भी ज्यादा करें देन गिविंग टाइम टू द अर्थ टू रीजनरेट इटसेल्फ. तो उस वजह से वो ही बेसिक काम ही सस्टेन करना, लाइफ मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना नहीं कर पा रहे. एनवायरमेंटल क्राइसिस है. ओके. कॉजेस, डिमांड सप्लाई रिवर्सल. ये कह रहे हैं इन द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वाज मच लेस देन द सप्लाई, हेंस प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज. कह रहे हैं पहले के जमाने में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी. क्यों? उस टाइम पे एक्सट्रैक्शन इतनी नहीं होती थी. याद करो जब हमने प्री ब्रिटिश एरा भी पढ़ा, हमने कहा था कि हम तो सिर्फ उतना ही बनाते थे जितना हमारे को जरूरत होती थी. कैश क्रॉप्स हम प्रोड्यूस नहीं करते थे, एक्सपोर्ट हम नहीं करते थे. पर आज के टाइम पे क्या है, जितना कर सकते हो उतना करो, ऐसा बोलते हैं. कैश क्रॉप्स भी बन रहे हैं, फूड क्रॉप्स भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज्यादा ही निकाल रहे हैं, राइट. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पा रहा. सेकेंड, विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा जो हमारा पॉपुलेशन डिवाइड आया, ग्रेट डिवाइड ऑफ 1921 के बाद से, एवर सिंस द पॉपुलेशन इज राइजिंग. ठीक है, टुडे हमारे पास इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड. ठीक है, अब क्या है, ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हर एक की रिक्वायरमेंट की जरूरत बढ़ती है. व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन? प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट अगेन. यस, हर एक की जरूरत है, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए. फिर कहां से लेंगे, एनवायरमेंट से लेंगे. ठीक है. विद एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने बात कर ली, डिमांड फॉर रिसोर्सेज बियॉन्ड
रेट ऑफ रीजनरेशन हो गया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज एंड सेवरल स्पीसीज बिकेम एक्सटेंट। तो जब आपने इन्वायरमेंट सबने पढ़ा हुआ है स्कूल में, कंपलसरी होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट था सबके पास। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज देखी है हमने, पढ़ा है। ब्लैक बक एक एग्जाम्पल है, ठीक है, व्हाइट टाइगर, है ना। ये कुछ जो है बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिन मतलब विच आर एट द वर्ज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, कि अगर अभी इनको प्रिजर्व नहीं किया गया, मर गए, तो कभी ये हम, जैसे हम कहते हैं ना, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए बिफोर द ह्यूमन लाइफ, है ना, हम लोगों के आने से पहले ही हो गए। हम में से किसी ने देखा नहीं है, बट हाँ उनकी हड्डियां वगैरह मिली थी, जिस वजह से प्रूव होता है कि हाँ ये ऐसा कोई क्रीचर जो है, हाँ यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर इन सबको प्रिजर्व नहीं करके रखा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, और आगे की जनरेशन इनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही, ये तो जानवरों की बात होगी, स्पीसीज की बात होगी। ऐसे क्या है, और खाने की चीजें हैं, रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, और एक्सवाइजी दवाइयां हो सकती हैं, बिल्कुल। The waste generated are beyond the absorptive capacity. This has resulted in environmental problems like अभी हमने डिस्कस की, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तीनों बातें करी मैंने, आए नहीं, कह रहे क्योंकि हमने अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इतनी ज्यादा वॉयलेट कर दी है। कहने का मतलब कि हम जितना यूज करके निकाल इतना रहे हैं, और एनवायरमेंट में जितना हम वापस दे रहे हैं, वो एनवायरमेंट उसको झेल नहीं पा रही है। तो वो क्या कर रही है, गुस्सा दिखा रही है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड सेकंड फ्लड्स। क्लियर। कॉन्सिक्वेंसेज या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, yes. मतलब कि यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ, कि क्योंकि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया, तो उसकी वजह से बच्चे देखो, एक अच्छी चीज नहीं की, कुछ गलत किया, गलत की वजह से जो रेपकेशंस आई एम गेटिंग, क्योंकि मैंने एक ट्री ना प्लांट करके, मैंने क्या किया, रादर अपनी रिसोर्सेज किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग ए ट्री, व्हाट डिड आई डू, आई डिड समथिंग विच वाज नॉट वेरी ऑर्गेनिक फॉर द अर्थ, ठीक है। उसकी वजह से जो नुकसान की भरपाई आज हम लोग कर रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा हो रहा है, इट इज गेटिंग पुअर एंड पुअर डे बाय डे, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, राइट। सो उसकी वजह से बच्चे क्या है, दिस इज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसकी वजह से मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये, कि आई डिड नॉट डिड बिकॉज आई डिड नॉट प्लांट अ ट्री, ठीक है। टुडे आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम ऑफ एस्थमा, मे बी एग्जाम्पल एक, ठीक है। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। किसी को नींद तो नहीं आ रही। सो पहली कॉन्सिक्वेंस है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है, जितना मर्जी कर लो, दो अर्थ सरफेस इज मोस्ट ऑफ वाटर, बट क्लीन वाटर कितना है, ओनली 2%, है ना। तो वो वाली बात कर रहे हैं, कह रहे पास्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैड polluted and dried up rivers and other aquifers making water an economic good, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारी हरकतों की वजह से इन्वायरमेंट में वाटर की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, क्लीन वाटर बेसिकली, राइट। और जो बाकी है ओशंस रिवर्स में, उसको भी हम पोल्यूट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्कार्सिटी लेके आ रही है ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर। सेकेंड इज एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गई है, ठीक है, क्या चीज, वाइटल रिसोर्सेज। देखो, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन बोथ ऑफ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम वाइटल रिसोर्सेज, ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन टेक्नोलॉजी इन R&D, ठीक है। हम क्या करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, चलो इस प्लांट को इसके साथ कुछ करके देखते हैं, मे बी एक मेडिसिन ऐसी हम निकाल दें, क्योर निकाल दें, XYZ चीजें। तो R&D की वजह से भी क्या हो रहा है, कि चीजें जो है प्रिजर्व होने की जगह एक्सप्लॉइट ज्यादा हो रही है, खत्म ज्यादा हो रही है, राइट। हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड इन्वायरमेंटल क्वालिटी, तो डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी भी डिस्कस किया हमने, हैज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। अस्थमा बहुत सारे लोगों को है आजकल के जमाने में, ठीक है। उसके बाद वाटर बोर्न डिजीजेस क्या है, ये जो टाइफाइड आ रहा है, हाँ बहुत ज्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, या आज ये डेंगू, यस, चिकनगुनिया, ये सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, गंदा पानी हर जगह खड़ा हो रहा है, तो मच्छर बन रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, उसी को हम पी रहे हैं, एल्यूमिनियम डिस्चार्जेस हैं वाटर में, पी रहे हैं, तो टाइफाइड हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, तो ये भी हमने बात कर ली। क्लाइमेट चेंजेस, मेजर प्रॉब्लम क्या है अभी के हमारे वर्ल्ड में,
ठीक है, जिसको एड्रेस बहुत सीरियसली G20 करता है, दैट इज यू, मतलब अपना ये चेंज, इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे यही है हमारा क्या, ग्लोबल हाउस गैसेस एंड ओजोन डिप्लीशन बिकॉज ऑफ CFCs। यस। सो बच्चा ये कह रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट्स इफेक्ट। तो अब क्या हो रहा है, कर रहे हैं हम, डिप्लीट कर रहे हैं, काम भी खराब कर रहे हैं, साथ में सरकार खर्चा भी तो कर रही है। मैंने आपको जैसे G20 की कॉन्फ्रेंसेस होती है, बैठ रहे हैं, पैसा तो लगा रहे हैं ना, फंड्स तो लग रहे हैं, हमारे ही देश के नहीं सबके लग रहे हैं। क्यों? ताकि ये ग्लोबल हाउस सॉरी, ये जो ओजोन डिप्लीशन है इसको प्रिवेंट किया जा सके। रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को पैसे भी तो देने पड़ते हैं, उसकी पता लग रहा है। तो अब क्वेश्चन कहां से आता है, इनमें से आ जाता है कहीं से, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, सॉरी। Global warming is a gradual increase in the average temperature of the Earth's lower atmosphere as a result of increase in greenhouse gases since the Industrial Revolution. Industrial Revolution का जब एकदम से इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, ठीक है, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करके गंदी, जैसे ये स्मोक, पोल्यूशन, ये सारी चीजें इमिट करनी शुरू कर दी, और घर में ये जो AC बनने शुरू हो गए, रेफ्रिजरेटर बनने शुरू हो गए, और घर घर में यूज होने लग गए, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आई है। ठीक है, एज रिसेंटली ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड, हमारी वजह से ही है। ठीक है, नेचुरली तो नहीं हुई ग्लोबल वार्मिंग, हम लोगों से ही हुई है। It is caused by man-made increase in carbon dioxide and other greenhouse gases through burning of fossil fuels and deforestation। हर जगह पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इवन हिमाचल, हाँ ये नहीं देखे, कितनी ज्यादा सड़कें तोड़ तोड़ के, सारा वाटर, ये अपना फॉरेस्ट एरिया क्लियर करके सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स, हाईवेज बन रहे हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगता है, बट अदरवाइज इज इट गुड फॉर अस? नो। इज इट गुड फॉर द एनिमल्स और द हैबिटेशन? नो, नेचुरल हैबिटेशन, नो, इट्स नॉट गुड, राइट? सो अभी आगे कह रहे हैं, अदर अमंग अदर फैक्टर्स दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग आर बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। तो कह रहे हैं ये जो हम कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बर्न कर रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं हमारे इतने ज्यादा, इसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, ऑब्वियसली। क्यों? ये कौन बताएगा? तो बहुत बच्चे को पता होना चाहिए, ये बताएगा गुरप्रीत। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? हाँ, नहीं किसी को असली आंसर पता है? वेरी परफेक्ट, वेरी गुड। सेकंड थर्ड क्लास में आई थिंक ये पढ़ाते हैं शायद। ठीक है, तो बच्चे सिंपल सी बात है, पेड़ क्या करते हैं, मम्मी कहती है ना रात को गार्डन में नहीं वॉक करते, क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यस और नो? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों को छोड़ते हैं, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तभी इट्स वाइटल दैट देयर शुड बी प्लांटेशन एंड ग्रीनरी अराउंड, हाँ या नहीं? बेसिक। ठीक है, तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या हो रहा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने के लिए ट्रीज ही नहीं है। ट्रीज नहीं है तो वो कहाँ रह रही है अगेन? इन्वायरमेंट में रह रही है, इन्वायरमेंट में रह रही है, अगेन ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। ठीक है जी। फिर उसके बाद मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट एंड इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन। तो ये कैटल प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं, ये जानवर जो ऐसे छोड़ दिए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं पेड़ पौधे वगैरह, ये भी तो है ना, इससे भी तो डिफॉरेस्टेशन होती है। मीथेन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, अब यहाँ पे UN सी, ये मैं बहुत बड़ी बात भी करती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNCCC, ट्रिपल सी है। ठीक है, तो ये क्या है, कोयोटो प्रोटोकॉल है इसका नाम। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? कोयोटो में हुआ है, जापान। ठीक है, ये किस बारे में बात करता है? ये कहता है कि कैसे हमने इन्वायरमेंट चेंज को कंट्रोल करना है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होके हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, क्या किसकी बैठक है?
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस इजी रह सकता है, कॉन्फ्रेंस क्या बैठक है, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कहाँ हुई, कोयोटो में। कोयोटो नाम अलग सा लग रहा है कुछ, जापान का है। ठीक है, और ये किसके ऊपर है बच्चे, अब ये हुई कब है, ये याद रखने की जरूरत है, 1997 में फर्स्ट टाइम हुई। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, मतलब इसमें बहुत सारी देश पार्ट है इसके, जिसमें इंडिया भी है पार्ट। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग विच इज कॉल्ड फॉर रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। तभी आप देखेंगे कैपिंग लगती है, सील लगती है ऑन पोल्यूशन ऑल्सो। हाँ या नहीं, इंडस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइम के आसपास 90s में ज्यादा हो रही थी। हाँ या नहीं, तो उस टाइम पे जब इन्होंने देखा कि हर देश ही तरक्की कर रहा है, हर जगह पे इंडस्ट्रीज ही सेटअप हो रही है, और बहुत ज्यादा मीथेन, फॉसल फ्यूल्स वगैरह बर्न हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। सीएफसी तो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उस टाइम पे एसी फ्रिज वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, राइट। तो बच्चे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बैठक बिठाई और बात करी कि हमारे को क्या करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो। क्लाइमेट चेंज समझ रहे हैं ना, कि जो ठंड वाले टाइम पे भी गर्मी का एहसास है, कैसे खत्म किया जाए। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। Ozone depletion refers to the phenomena of reduction in the amount of ozone in the stratosphere. Yes, second layer of atmosphere. The problem of ozone depletion is caused by high levels of chlorine and bromide components in the stratosphere. तो ये क्यों हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमाइड की वजह से हो रहा है। The origins of three components, वही CFCs, in the cooling substances like ACs and refrigerator or aerosol propellants and fluorochlorocarbons. फ्लोरो क्यों लिखा, फ्लोरोकार्बन से लिखा है। यूज इन एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स से भी जो कॉम्पोनेंट निकल रहा है वो भी क्या है, ये खराब कर रहा है, एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट ओजोन लेयर क्या करता है बच्चे, हमारे को एक्सेस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ताकि स्किन कैंसर ना हो लोगों को। ठीक है, और बर्न ना हो जाए हम इतनी ज्यादा, तो वो यूवी प्रोटेक्शन लेयर को कम कर रहा है, पतला पतला करे जा रहा है। ठीक है, सो यूवी रेडिएशन इज obviously causes damage, is seems to be responsible for skin cancer in human, also lowers production of phytoplanktons and thus affect the aquatic organisms. What are phytoplanktons? प्लांटिंग्स वो होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आई थिंक उसके अंदर वाटर के अंदर, राइट, वही होते हैं ना। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या देंगे, ऑब्वियसली सांस का ही देंगे, जैसे हम लोगों को मिलता है, राइट। तो उनके लिए भी इट इज वेरी वाइटल। It also cause influence, sorry, it can also influence the growth of terrestrial plants. A reduction of approximately 5% in the ozone layer was detected. तो कह रहे 5% तो 1990 में ही डिप्लीट हो चुका था। Since the ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet light from passing through the Earth's surface, observed and projected decrease in ozone have generated worldwide concern. तो सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल पैराग्राफ्स में सिंपल बात क्या करी हुई है, वही बातें करी है कि यहाँ पे क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया था 1990 में 5% तक, तो ऐसा हमारे को लगा कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया तो किसको परेशानी होनी है, सारे इंसान ही मर जाएंगे स्किन कैंसर से। ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे ये कह रहे दिस लेड टू अडॉप्शन ऑफ द मॉनिटरल प्रोटोकॉल। ऊपर हमने कोयोटो करी, कोयोटो किससे रिलेटेड थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे किस बारे में बात करती थी, ग्लोबल वार्मिंग, ये अपना सॉरी ग्लोबल वार्मिंग ना। ठीक है, और ओजोन लेयर के ऊपर जो आई है मॉनिटरल प्रोटोकॉल है, ये कहती है कि सीएफसीज को कम करो, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कम करो। समझ आया। कोयोटो क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज को बताओ, बचाओ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करो। है तो एक ही बात है, बस इन्होंने मुद्दे अलग अलग कर दिए। और ओजोन लेयर के लिए क्या बात कर दी, हाँ जी, मॉनिटरल प्रोटोकॉल। ओके, banning the use of CFC components as well as other ozone depleting chemicals such as
कार्बन, ये जो XYZ, राइट, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स, क्लियर। तो मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल लर्न करनी है, वो क्या कहती है कि आपको कैसे CFCs की प्रोडक्शन को कम करना है ताकि ओजोन लेयर कम से कम डिप्लीट हो। और कोयोटो क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। और ये किसने कब करी थी, यूएनएफ, मतलब एफ चलो नहीं भी, UNCCC, क्लियर। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, प्रोज क्या होते हैं, बेनिफिट्स, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी हैं। द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी वो हो सकती है खाद, हाँ खाद ज्यादा अच्छी होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है। Intensively cultivated and densely populated regions in the world. India's forests provide green cover for majority of its population and natural cover for its wildlife. Obviously, हम लोगों को भी जगह देती है, छत देती है और वाइल्ड लाइफ भी वहीं रहती है. Large deposits of iron ore, coal, natural gas are found in the country. India accounts for nearly 8% of the world's total iron ore reserves. ठीक है. Bauxite, copper, chromate, diamonds, gold, lead, lignite, magnesium, zinc, uranium, etc. are also available in different parts of the country. तो यहाँ पे लर्न क्या क्या करना है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। और ब्लैक सॉइल छोटे होते भी हमने पढ़ा था कि कॉटन उसमें उगती है, पहला। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा फर्टाइल कहाँ पे होगा लैंड, इंडो मैग्नेटिक प्लेन्स में, वेरी गुड। फिर ये तो नॉर्मल है कि फॉरेस्ट कवर इंसानों को भी जिंदा रखता है और वाइल्ड लाइफ को भी सस्टेन करता है। फिर लार्ज डिपॉजिट्स कहाँ किस किस के हैं, आयरन और कोल, ये वो, ठीक है। और इंडिया कितना आयरन और अपने पास रखता है, 8% ऑफ द वर्ल्ड इज विद इट। देन ये सारे डिफरेंट चीजें भी हम कहाँ से निकालते हैं, अर्थ के सर्फेस से तो निकलती है ना। कंसर्न्स, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन, बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन करके हम सिर्फ निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो बैरन हो रहे हैं लैंड्स। नंबर 2, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कैसे, डिफॉरेस्टेशन से। तो जो जानवर है बेचारे वो भी मर रहे हैं क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा। नंबर 3, एयर पोल्यूशन, यस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द व्हीकलर पॉपुलेशन। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, अगेन साफ पानी नहीं मिल रहा। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी, सॉरी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो अब तो फिर भी काफी हद तक अच्छे से हो रहा है मैनेज वेस्ट, बट ये भी अभी भी कंसर्न है क्योंकि गंद हमारे को डंप करने के लिए ढंग से जगह ही नहीं मिल रही है। तभी लैंडफिल्स चल रही हैं, वो खोद के डालते हैं और फिर ढक देते हैं, यस, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी रहे, वर्मी कंपोस्ट। प्रैक्टिकल, सॉरी, प्रैक्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, पहले क्या होगा, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अनसस्टेनेबल फ्यूल, वाटर एंड फोडर एक्सट्रैक्शन, फ्यूल बहुत ज्यादा निकाल रहे हो, वुड भी हम निकाले जा रहे हैं, और फॉडर क्या होता है, खाने के लिए, राइट, मतलब कि जो चर रहे हैं सारे जानवर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एक जगह से दूसरी जगह, आप हर जगह पे ही आप क्या कर रहे हो, कल्टिवेट कर रहे हो, राइट। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, व्हाट इज इंक्रोचमेंट, यस, बिल्कुल, कि आप क्या कर रहे हो कि लैंड फॉरेस्ट भी आप क्लियर करके उसके अंदर ही जाए जा रहे हो, उसमें और डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हो। फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर गेजिंग, देखो ऑलमोस्ट हर साल कसौली वाली साइड पे हमारे को सबसे पास पड़ता है, वहां पे आग लगती है, फॉरेस्ट फायर्स, यस। ओवर गेजिंग क्या है, ग्रेजिंग, सॉरी, एक ही पीस ऑफ लैंड पे बार बार, राइट, खाने के लिए, यस, जो जानवरों को लेके जा रहे हैं। और नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल को भी अच्छे से नहीं रख पा रहे, उसके अंदर वाटर जिस तरीके से होना चाहिए बैरन ही हो जा रहा है, मतलब सॉइल खराब हो रहा है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, वही बात है कि एक ही तरह का क्रॉप जो है हम उगाए जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, मतलब हर बारी क्या कहते हैं, टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल यू शुड सो डिफरेंट क्रॉप्स या फिर सीड्स एवरी टाइम, ठीक है ना। तो उसमें हर बारी अलग उगाओ, लेकिन हम सेम ही उगाए जाएंगे तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वो बात करें क्रॉप रोटेशन भी नहीं हो रही। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, वाटर ढंग से नहीं है हर जगह पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी बहुत खत्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो अर्थ के अंदर
पानी ऑलरेडी अपने आप से मौजूद होता है, जहां पे भी सॉइल हम कुछ भी उगाते हैं तो वो हमारे को ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है, पानी नीचे से ही खींचता है, जस्ट लाइक पैडी। जीरी सुना है? काली जीरी, जीरी नहीं सुना? कितना रेडियो में आता है जीरी के बारे में कि बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर खत्म कर रही है, क्विक कह लो, कुछ होता है, ठीक है। जीरी उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट्स वाई अब क्या करे पंजाब की गवर्नमेंट ने, जैसे उसका टाइम उगाने का हो जाता है सितंबर में, गवर्नमेंट बैन्स लगाती है और कहती है जैसे आजकल के टाइम में 8 अक्टूबर से पहले आपको उसको नहीं सो कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप अगर जल्दी करोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा और लेट कर दिया गया है। क्लियर? तो इस तरह के मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज्यादा हर कोई निकाले जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है ऑन द एक्सट्रैक्शन। पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो सिर्फ उगाएंगे तभी खाएंगे, तो वो भी बात कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नींद आ रही है क्या? बोरिंग लग रहा है चैप्टर? कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हो? दोबारा से इतना ही बता दो जितना करें, ये चल लूं आगे। कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, चलो आप खुद डिस्कस करने की कोशिश करो। लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है? पोल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हाँ बार बार एक ही चीज बनाए जा रही है, एक ही जगह पे क्रॉप रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, व्हाट एल्स? डिफॉरेस्टेशन, यस। और तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, परफेक्ट। तो फर्टिलिटी बढ़ाएगा नहीं, HYV, हाँ कहीं ना कहीं केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं उसके ऊपर, या पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल। और अच्छा, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन इज, कि आप डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे क्या कर रहे हो, अर्बन एरियाज डेवलप कर रहे हो, और वो ये अपने इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बात करी। पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी है तो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो दोबारा से उगाएंगे और वही चीज खाएंगे, राइट। इंक्रीज इन पोल्यूशन, अगेन ये भी बात करी थी। मैसिव ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। क्या? मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? इसी को ठीक कर दो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, करो सॉरी, पोल्यूशन को कंट्रोल करो। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बिल्कुल ही देखो उल्टे हैं इसके। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऊपर भी हमने बात करी। डेवलपिंग अर्बन एरियाज, उसको भी ठीक करो, मतलब कि कहाँ पे कितना होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी मत करो। अडेप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। देन व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स टू एनवायरमेंट ऑफ इंडिया? नंबर वन, थ्रेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब मतलब बेसिकली टू, व्हाट इज द टू फोल्ड, right? The threat of poverty induced environmental degradation and at the same time threat of pollution from effluents and rapidly growing industrial area, तो दो चीजें हैं, कह रहे कि इस वजह से एनवायरमेंट, इंडिया के एनवायरमेंट को खतरा है। ठीक है, तो दो फोल्ड है, टू फोल्ड्स। नंबर वन इज पॉवर्टी है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वी आर व्हाट, एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी, तो लैंड डिग्रेड हो रहा है। और दूसरा क्या है, हमारा ये जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है थ्रू इंडस्ट्री। नंबर वन क्या है, एग्रीकल्चर वाले लोग बहुत ज्यादा किसके ऊपर अगेन डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर वाले इंडस्ट्रीज में कैसे हो सकता है, इतना भी मत सो यार। लैंड के ऊपर ही, एग्रीकल्चर पे तो लैंड डिग्रेड हो रहा है। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज, हाँ इंडस्ट्रीज की सेटअप होने की वजह से पोल्यूशन हो रही है। तो अगेन व्हाट आर द टू थ्रेट्स टू इंडियन एनवायरमेंट? नंबर वन इज पॉवर्टी, नंबर टू इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से पोल्यूशन जो हो रही है। ठीक है, ये तो तुम्हें और बोरिंग लगेगा, रुको तुम्हें, ये चैप्टर है ही इसमें। आपकी फैमिली कौन से स्कूल, आपके वो संदीप है ना, और आप लोगों के सबके टीआर जैन है सबके। चलो आओ, चुप रहो।
कह रहे इंडिया सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन एंड 20% लाइवस्टॉक पॉपुलेशन ऑन अ mere 2.5% of the world geographical area. The high density of population and livestock exert an enormous pressure on the country's finite land resources. तो पहली चीज तो क्या है, पोल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कितनी है? दुनिया के 17% जनता हमारे यहाँ रहती है और 20% लाइव स्टॉक भी हमारे इंडिया में ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है हर चीज का। ठीक है, पोल्यूशन भी यहाँ पे ज्यादा होगी उस वजह से, खाना भी यहाँ से ज्यादा निकालेंगे, अगर हमारे को रहना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा यहीं से होगी भविष्य। ठीक है, सेकंड, और कितना एरिया, कितना हमारे पास सिर्फ 2.5% है। दोबारा से 2.5, वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% हिस्सा हमारे पास है जगह का, और उसमें से 17% दुनिया की जनता हमारे यहाँ रहती है, जानवर भी 20% है। ठीक है, तो इतनी सी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। दूसरा, द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.06 हेक्टेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर टू मीट बेसिक नीड्स। कह रहे हैं हमारे को पर हेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, पर हेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब एक इंसान को जितना फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कह रहे हैं कि वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 0.47% है हम लोगों की बेसिक नीड, पर एक्चुअल में हमारे पास कितना है, सिर्फ 0.06 है। 0.47 होना चाहिए और है कितना, 0.06। पहला था, दोबारा से, लैंड हमारे पास कितना है, सिर्फ 2.5%। ठीक है, और पॉपुलेशन, हाँ, 17% ह्यूमन एंड 20% लाइफ स्टॉक, वेरी गुड। और दूसरी हमने क्या बात करी, पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया हमारे को कितना है, हमारे पास 0.6 हेक्टेयर, और एक्चुअल में बेसिक नीड्स के लिए कितना चाहिए, 0.47 हेक्टेयर, वेरी गुड। Estimates of soil erosion show that soil is being eroded at the rate of 5.3 billion tons a year, as a result of which the country loses several million tons of nitrogen, phosphorus, and potassium every year. The quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons. तो कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन की वजह से हमारा कितना सॉइल इरोड हो चुका है अभी तक, 5.3 बिलियन टन्स हर साल इरोड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्यों क्यों हो रहा है, हमारे पास नाइट्रोजन खत्म हो रहा है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो है, जो कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है फॉर सस्टेनेंस, वो ऑब्वियसली इरोड हो रहे हैं। मतलब इरोड, इरोड करना या मतलब इरोड होना बेसिकली इसके आपके पास कोई चीज है उसके ऊपर से सारा हट रहा है, धुल गया, निकल गया। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, कितना है, हो रहा है हर साल, 5.3 बिलियन। ठीक है, टन्स, यस। The number of motor vehicles has increased from about 3 lakhs in 51 to 30 crores in 2019, thus contributing significantly to total air pollution load, है ना? कितनी थी, ओनली 3 lakhs थे, और अब कितने हो गए, 30 करोड़। ठीक है, तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगी। ऑड इवन नंबर तभी लगाया था बीच में, बट वो भी कामयाब नहीं हुआ हमारे यहाँ। India's status of being amongst the top 10 industrialized nations has brought it with unwanted consequences such as unplanned urbanization, pollution and the risk of accidents. तो कह रहे हैं ये जो हमारी चाह थी भारत की बहुत ज्यादा आगे जाके मतलब इंडस्ट्रियलाइज बनने की या आगे आगे और रैंक करने की, उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी हमने सोची नहीं थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगी, अर्बन एरियाज बन पाएंगे, वो अनप्लान्ड हुए। देखो, अदरवाइज हमें लगता है डेवलप्ड है, बट ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, बच्चे, पॉपुलेशन की वजह से हर तरीके की पोल्यूशन बढ़ी है। यस, एंड एक्सीडेंट्स का रिस्क क्यों, क्योंकि वेहिकुलर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन हमारे पास बच्चा, in order to address two major environmental concerns in India, that is air and water pollution, government has set up the CPCB, that is the Central Pollution Board, in 1974। ठीक है, CPCB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यस, it was followed by states establishing their own state level boards to address environmental concerns, के environment को कैसे ठीक किया जाए भविष्य, तो उसके लिए हर स्टेट को ऐसा लागू किया गया कि आप अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सेटअप कर लो। ठीक है, अब ये करेगा क्या बोर्ड,
टेक्निकल असिस्टेंस देगा गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि कैसे आपको वाटर और एयर को क्लीन रखना है, ठीक है। दूसरा, it also collects, organizes and disseminates data relating to water pollution. They monitor quality of water in 125 rivers, wells, lakes, creeks, ponds, tanks, drains and canals. पहली चीज तो सीधी सी बात है, सरकार को बताएगी कि किस तरीके से आपको वाटर को साफ करना है और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है, इसका काम है कि ये जो बोर्ड है ना, पोल्यूशन बोर्ड, इसको सारी इंफॉर्मेशन इससे इसके लिए कलेक्ट करेगा, मतलब लेगा कि कहाँ पे कितना वाटर है, किस तरह की पोल्यूशन हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स या थ्रेट्स है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करके देगा कि हाँ ये रेड अलर्ट है, ये ग्रीन है, ये येलो है, कौन से एरिया में आ रही है। देन और डिसेमिनेट करेगा, डिसेमिनेट इज अगेन कि आप स्प्रेड करोगे इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर्स, ठीक है ना। तो वाटर के बारे में बताएगा आप कितना वाटर, रिवर में भी, वेल्स, लेक, जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर है वहां से निकालेगा, ठीक है। They assess the air quality through regulation of industries and laid out standards for sewage, trade, effluent, and emissions. They also prepare manuals, codes, and guidelines relating to treatment and disposal of sewage and trade effluents. तो उसके बाद दूसरी चीज क्या है, तो वाटर के बारे में तो हमने बात कर ली ऊपर, अब एयर के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे एयर को, एयर के लिए भी किस तरह के आप कितनी पोल्यूशन कर सकते हो उसके बारे में भी बात करिए कि कितनी एमिशन आप कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर किताबें बना रखी हैं, कोड्स भी बनाए हुए हैं कि कितना आप कर सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस मतलब रूल्स बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से आप पोल्यूशन कितनी कर सकते हैं, कैप लगा दी है, मतलब सीलिंग लगा दी है, और उसके बाद आपको ये बता दिया अगर वेस्ट हो जाएगा तो उसको कैसे डिस्चार्ज करना है। तो उसके लिए बच्चे, अब इन्वायरमेंट के लिए भी ना अकाउंट्स होती है, ठीक है। उसमें आप कहते हैं कि आप फिल्टर्स लगाएं बिफोर योर वेस्ट लीव्स द फैक्ट्री। बेटर इंस्टॉल एयर प्योरिफायर्स ताकि वो इंस्टेड ऑफ ब्लैक स्मोक इट इज मोर ऑफ व्हाइट और ग्रे स्मोक, ठीक है। सेकेंड, वाटर भी, जो अगर आप ऑयल स्पिल्स वगैरह ना हो तो उसके लिए भी वाटर को भी आप प्योरीफाई करके रिवर्स में या कनाल्स में जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो ये रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं या कोड्स हैं, ये भी कौन देते हैं, सीपीसीबी देता है, ठीक है। State boards, through their district level officials, periodically inspect every industry under their jurisdiction to assess the adequacy of treatment measures. मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये देखो रूल्स बना दिए, अब रूल्स बना के क्या सीपीसीबी हर स्टेट में जा सकते हैं कि उसको आगे और लोग चाहिए, बोलो भविष्य। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे जो इन्होंने आगे अपने और लोगों को असाइन किया हुआ है काम, ये जाके इंस्पेक्ट करेंगे। पीरियोडिकली कैन बी मंथली, कैन बी क्वार्टरली, कैन बी ईयरली, कैन बी हाफ ईयरली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये पानी में इमिशन हो रही है या फिर गैस की किस तरीके से इमिशन हो रही है, ओके। They investigate, collect and disseminate information relating to water, air and land pollution. बस इन्होंने लैंड पोल्यूशन भी लिया है। कलेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डिसेमिनेट मीन स्प्रेड करेंगे, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो जितने भी ऐसा बोला जाता है कि देखो आप अगर इस चीज को यूज करेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगी या आपके लिए इट्स हार्मफुल, जागो ग्राहक जागो करके जितने भी आएंगे वो सारे पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब आपको बताएंगे। जैसे आप देखो प्लास्टिक बैन करना, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि आपने अब नाइट्रोजन की आई थिंक पता नहीं कौन सा एक कंपोनेंट है उसकी प्रोडक्शन कंप्लीटली बैन कर दिया है इंडिया ने, ठीक है, क्योंकि उससे लोगों की हेल्थ हार्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट्स नॉट गुड और इट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो कैंपेन्स जो है करते हैं। SW हमारे क्या होता था, SPW क्या होता है, वो जो होता है तो तुम्हारे को एक दिन के लिए भेजते हैं साफ सफाइयां करने के लिए बच्चों का, स्कूल के थ्रू मैंडेटेड होता है +2 में। तुम्हारे में अलग होता है, फिर हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट होता था। यही होता है क्या, प्रोजेक्ट वर्क होता है, एक दिन जाके काम करना होता है, साफ वगैरह करना होता है और एनवायरनमेंट को मतलब अच्छा प्रमोट करना होता है कि ग्रीन, हाँ ऐसा कुछ, वो तुम्हारे NSS से होता है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आगे,
It is a model of development that will allow future generations to have a potential average quality of life that is at least high as that which is enjoyed by the current generation. आज हम लोग जो enjoy कर रहे हैं उसे better ही quality का टारगेट रखा हुआ है, बट फॉर व्हाट? फ्यूचर जनरेशंस. ठीक है. इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी ने क्या बोला है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. ये डेफिनेशन ज्यादातर सारे स्कूल्स में यही लर्न की जाती है. एटलीस्ट मैंने लर्न की थी, मुझे नहीं पता आप लोगों का. Sustainable report on UNCED on a common future, meeting the basic needs of all and extending an opportunity to satisfy the aspirations for a better life. But in Commission, we have a moral obligation to hand over the planet in good order to the future generation. At least we should have the next generation a stock of quality of life assets no less than what we inherited. जो हमें मिला उतना तो एटलीस्ट वैसा का वैसा हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी पास कर सके, उसे बुरा नहीं. ठीक है. सो मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्स रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज. कह रहे हैं अगर सबकी जरूरत को पूरा करना है तो उसको बांटना भी तरीके से पड़ेगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दिस सेंस. उर्वी को तो बहुत ही गंदा लग रहा है चैप्टर, है ना. रुक जाऊं क्या यहाँ इस डेफिनेशन के बाद में? रुक. ठीक है, ये 2 लाइन्स छोड़ने का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करती हूँ कि अगर मैं, पक्का नहीं बोल रही, पीपीटी ट्राई कर सकती हूँ, नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चंस के थ्रू हमारे को और क्लियरर पिक्चर मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और हमें कैसे लर्न करने हैं चैप्टर. Sustainable development is in the sense a development strategy that meets the basic need of all. आज की जरूरत तो पूरा करेगी, particularly poor majority for employment, food, energy, water, housing, power supply services while minimizing the resource depletion and environment degradation. ताकि resource depletion और environment degradation कम से कम हो. क्यों? ताकि future generation को इसका पूरा फायदा हो सके. क्लियर? रुक जाती हूँ, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा आपको फिर भी सही लगेगा और क्वेश्चंस देख लेंगे. ठीक है. डोंट हेट मी फॉर दिस चैप्टर प्लीज. आई नो